बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, and we are preparing for NTA UGC NET JARF 2022. We are going to study Unit 3 Human Resource Development HRD. राइट, सो HRD में हमने प्रीवियस सेशंस में ढेर सारे टॉपिक्स किए हैं, वो सारे टॉपिक्स जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस अराइज होते हैं, एंड वो जितने भी टॉपिक्स हमने अब तक के सेशंस में कवर किए हैं, उन सब पे हमने जो बात की है वो डिटेल में बात की है। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने उन सारे टॉपिक्स पर। एंड अपकमिंग एंड जो आज के क्लास में हम देखेंगे टॉपिक, वो हम आज देखते हैं स्क्रीन पर। ये सारे स्क्रीन पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे टॉपिक्स मैं अभी तक करवा चुकी हूँ आपको प्रीवियस सेशंस में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो वो सेशंस तो आप देख सकते हैं, आपको इजिली यूट्यूब पे मिल जाएंगे। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबा सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा कि जो भी अपकमिंग एग्जाम, जो भी अपकमिंग शेड्यूल मेरा है, अपकमिंग सेशंस में लेके आने वाली हूँ, उनके आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। राइट, सो अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल, पीपीटी स्टाइल, कंटेंट जो मैं लेके आती हूँ सब अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मुझे उससे एक मोटिवेशन मिले। अगर आपको लगता है कहीं पे लैग कर रही हूँ, कहीं पे भी आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, देन यू कैन लेट मी नो, आई विल वर्क ऑन दोज फेसेस। राइट, सो क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, दैट वुड हेल्प मी। अगर आप मुझे किसी भी तरह से लाइक कमेंट करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो दोनों ही मेरे लिए हेल्पफुल होंगे, मुझे हेल्प करेंगे एक बेहतर टीचर बनने में। राइट, सो मैं स्लाइड्स की तरफ लेके जा रही हूँ आपको। सो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? हमने देखा था करियर एंकर्स की बात की थी हमने। ठीक है, उससे पहले हमने देखा था करियर प्लानिंग की बात की थी। सो करियर प्लानिंग हमने कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस देखे थे। ठीक है, करियर एंकर्स क्या होते हैं? ठीक है, करियर एंकर्स के जो फेजेस हैं, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, सिक्योरिटी, ऑटोनॉमी, क्रिएटिविटी, एंड उनमें से हमने देखा था कि इसमें डिफरेंस क्या है। करियर एंकर्स को प्रोपागेट किसने किया था? दैट इज एडगर स्किन ने किया था। एंड करियर एंकर्स रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, उनके ट्रेड्स क्या है, इन सब पे हमने डिटेल में बात की थी। राइट, प्रीवियस सेशन में। सो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे करियर स्टेजेस की। राइट, सो विल सी जनरली डेवलपमेंट ऑफ करियर ऑफ एन इंडिविजुअल अंडरगोज अ नंबर ऑफ स्टेजेस। ठीक है, सो जो करियर स्टेजेस होते हैं उसको नंबर ऑफ वेज में जाते हैं। किसी भी इंसान की लाइफ में जो करियर होता है, करियर की जो चॉइसेस होती है वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, सो विल सी हियर इवांस हैज डिस्कस्ड द फॉलोइंग स्टेजेस इन करियर डेवलपमेंट। राइट, सो जब बात होती है करियर स्टेजेस की तो बात करेंगे इवांस की। सो इवांस हैज डिस्कस्ड द फॉलोइंग स्टेजेस इन करियर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट्स आर एक्सप्लोरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सप्लोर करेंगे, आप जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है, क्या स्टेजेस होंगे। ठीक है, क्या मुझे लाइफ में, अगर आप कोई भी करियर चूज करते हैं तो क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, whatever you want to be you know in future, क्या बनना चाहते हैं आप? सो पहले आप एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, चीजों को जानेंगे, किससे क्या होता है, आपका इंटरेस्ट किस में है। इंटरेस्ट है अगर किसी चीज में, पर्टिकुलर चीज में, सपोज डॉक्टर बनने में, तो उसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है, किस तरह से आप डॉक्टर बनेंगे, क्या पढ़ाई करनी होगी, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सो ये सारी चीजों को आप पहले आप एक्सप्लोर करेंगे। करियर के बारे में आप देखेंगे, करियर को एक्सप्लोर करेंगे कि करियर में क्या करना है, किस तरह से चीजों को आप लेंगे, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। सो दिस इज द एक्सप्लोरेशन फेज। एंड देन आप स्टैब्लिश करेंगे। जब आप एक्सप्लोर करेंगे, चीजों को पहले देखेंगे, एक्सप्लोरेशन फेज में आप चीजों को पहले समझते हैं, देखते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे स्टैब्लिशमेंट फेज को। स्टैब्लिशमेंट आप डिसाइड करते हैं, ठीक है मुझे ये करना, मुझे इंजीनियर ही बनना है, मैं इंजीनियर ही बनना चाहता हूँ, या फिर इंजीनियर ही बनना चाहती हूँ। ठीक है, आप स्टैब्लिश करते हैं। देन आपका आता है मिड करियर। मिड करियर वो होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर आप जॉब में चले गए, ठीक है, उस जॉब में आप एक जॉब के साथ एक एक सीक्वेंस में, एक यू कैन से लाइक बाय द टाइम पासिंग ऑन, यू आर ग्रोइंग विद द टाइम।
सो यहाँ पे हो गया आपका मिड करियर, जहाँ पे आप ऐसा भी नहीं कि वो आपका इनिशियल फेज भी नहीं होता है और ऐसा भी नहीं होता है कि आप बहुत टॉप पे पहुंच गए, आप जो चाहते थे वो कर दिखाए, अब आपको लगता है कि आप सेटल डाउन हो चुके हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता है वो फेज, मिड करियर होता है आपका। ठीक है, जहाँ पे आपने कुछ लेवल तक आपने अपने लाइफ में चीजों को अचीव कर लिया है, अपने करियर को, जो अपने करियर का पाथ चुना था, उस फेज में आप कुछ हद तक का सेटिस्फाइड है, लेकिन पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है। अभी आपको लगता है कि मुझे भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, अभी आप जहां पे पहुंचना चाहते थे वहां पे अभी नहीं पहुंचे हैं। तो दिस इज द मिड करियर। विल सी लेट करियर। सो लेट करियर में देखेंगे, ठीक है, कि आपका जो एक करियर का फेज होता है, पहले आपने एक्सप्लोर किया, फिर आपने स्टैब्लिश किया कि ठीक है मुझे यही करना है, यही बनना है। फिर आपका जो आता है मिड करियर, जहां पे आपने करियर की चॉइसेस कर ली, ठीक है, आप करियर में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी मैं अभी एक मिडिल फेज में ही हूँ, अभी जहां पे पहुंचना चाहिए वहां पे नहीं पहुंचा हूँ। फिर आपका आता है लेट करियर। लेट करियर वो होता है कि जब आपको लगता है कि हम आपका जो टाइम, सपोज आपका जो लेट करियर होता है, मिड करियर होता है, वो होता है 30 से 35 का। लाइक आप देख सकते हैं कि 25 से 35 का, लाइक शुरू शुरू में आप देखेंगे जो आपका यू कैन से, जब 21 साल के बाद आप एक जॉब में आते हैं, तो आप देखते हैं कि ठीक है ये मेरा एक्सप्लोरेशन फेज था, मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर किया, फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियर बनना है, इसके बाद आपने जॉब को स्टार्ट किया। तो जो 25 से आपका जो 30 का फेज होता है ना, वो आपका आता है कि ठीक है आप ग्रो कर रहे हैं। फिर आपका आता है मिड करियर, जो आपको 30 से 35 के बीच में मिलता है आपको। ठीक है, ठीक है, ये मिड करियर है, जहाँ पे आपने एक्सप्लोर किया, आपने एक अच्छी जॉब पाली, अब उस जॉब में आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी आपको लगता है कि मुझे जहाँ पे होना चाहिए वहां पे नहीं हूँ, अभी भी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, फिर आता है आपका लेट करियर। लेट करियर वो होता है कि जब आपको लगता है कि मैं 35 क्रॉस कर गया, लेकिन फिर भी अभी 35 से 40 भी हो गया, लेकिन अभी भी आपको ये लगता है कि ठीक है, अभी जहां पे मुझे होना चाहिए था, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, वहां पे आप नहीं हो। ठीक है, आप 45 के हो गए, फिर भी आपको लगता है कि ठीक है अभी भी तो मेरा जो ग्रोथ लेवल है कुछ खास नहीं हुआ है, उतना ही है, कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, मिडिल लेवल का ही है। तो वो फेज आपका आ जाता है लेट करियर। ठीक है, कि जब आपको लगता है कि जिंदगी में जहां पे मुझे अभी होना चाहिए, अगर आप 45 साल के हो गए हो और अभी भी आप जैसे लाइक जो मिड करियर वाले ही फेज में चल रहे हैं, तो आपको ये लगेगा कि ठीक है 35 साल के एज में मुझे मेरे पास मेरी सैलरी 30,000 थी, लेकिन अभी भी 45 साल का हो गया, फिर भी अभी आपकी जो करियर में कोई ग्रोथ नहीं है, आप अभी भी जूझ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो वो होता है आपका लेट करियर, जहां पे आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से भी कम चीजें मिले। ठीक है, दैट इज द लेट करियर। ठीक है, आपके करियर वाइज की बात कर रही हूँ मैं आपके। फिर आता है डिक्लाइन फेज। फिर आपका आता है डिक्लाइन फेज, जहां पे आप चीजों की को लेकर के बिल्कुल अब लगता है कि ठीक है अब नहीं हो पाया, आपका वो डिक्लाइन वाला फेज होता है। राइट, सो दिस इज द phases and exploration, establishment, mid career, late career and decline phase. Right, so we'll see next. So जो मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई हैं, वो उसको स्टेप बाय स्टेप इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है। मैं आपको एक ऐसे ग्लिम्स डाल देती हूँ इन थ्योरी पे, पढ़ के सुना देती हूँ, ताकि अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी डाउट रहेगा तो आपको इन थ्योरी पार्ट से समझ में आ जाएगा। सो एक्सप्लोरेशन में देखेंगे, एक्सप्लोरेशन स्टेजेस प्रेजेंट द प्री एम्प्लॉयमेंट स्टेजेस। राइट, जहां पे प्री एम्प्लॉयमेंट होता है, जहां पे आप एम्प्लॉयमेंट नहीं होते हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं चीजों को। राइट, द एक्सप्लोरेशन पीरियड एंड्स फॉर मोस्ट इंडिविजुअल्स इन देयर मिड 20s। ठीक है, मिड 20s में होता है एक्सप्लोरेशन पीरियड, एज दे मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम कॉलेज टू वर्क। ठीक है, सो कॉलेज टू वर्क के बीच का वो फेज होता है जहां पे आप एक्सप्लोर करते हैं, कॉलेज के बाद आप क्या करियर लेना चाहेंगे, वो फेज होता है। ठीक है, मेनी ऑफ द क्रिटिकल चॉइसेस that individuals make about their career are made prior to even entering the first employment. So जो आपका first employment होता है उसमें एंटर करने से पहले वाला फेज होता है आपका एक्सप्लोरेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी क्या करियर चॉइसेस होंगी, कहाँ पे आप जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, दिस इज द एक्सप्लोरेशन फेज। विल से नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट में देखेंगे हम। This stage covers about 10 years from the age 25 right to onwards. Under this stage, an individual tries to get settled on the job in some organization. It begins with uncertainties and anxieties and is marked by making mistakes, learning from such mistakes, and the gradual assumption of increased responsibilities.
during this stage. A person tries to establish a place in the society and also work for career advancement. So establishment का जो phase होता है उसमें एक person अपनी society के अंदर अपने एक अपने लेवल को establish करने की कोशिश करता है. ठीक है, ठीक है, वो देखता है कि क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या मुझे करना चाहिए, तो वो एक अपना एक प्लेस डिफाइन करता है, इस्टेब्लिश करता है सोसाइटी के अंदर. एंड ऑल्सो वर्क फॉर करियर एडवांसमेंट. दीज टास्क reflect the person's need for independence and for recognition from those who are important in his or her life. Right? We'll see next, mid-career. Mid-career stage of an individual is reached between the age of 35 and 45. जो आपका mid career होता है, actually जो एज का था उसमें मैंने जो आपको समझाया था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया. डिफरेंस ये है कि जो एज का जो टाइम पीरियड है वो मैंने थोड़ा वहां पे लैग किया. सो इस थ्योरी पार्ट से मैं आपको बता रही हूँ. यहाँ पर मिड करियर जो आपका फेज होता है वो आपका जो एज का पीरियड होता है वो 35 to 45 का होता है. द इंडिविजुअल इज नो लॉन्गर व्यूड सीरियसली बाय द सीनियर्स ड्यूरिंग दिस स्टेज. द इंडिविजुअल मे बी फेस्ड विथ मिड लाइफ और मिड career crisis. It is the period during which the life structure that has recently stabilized is subjected again to serious evaluation. Questioning centers around what the person has done with life and family. One is either still advancing, has stabilized, or is an period of decline. The person must evaluate the present and the future career status and come to terms with it. Judgment will be made about relationship with those spouse, children, and element of life. So this is the mid career. We'll see next. Late career क्या होता है? We'll see here. This career stage continues for about 20 years from the mid 40s. ठीक है, मिड 40s की बात करेंगे यहाँ पे जो लेट करियर होता है आपका. द करियर ग्राफ ऑफ एन इंडिविजुअल मे बी कैटेगराइज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ stagnation. For those who continue to grow after the mid-career stage, the late career usually is a pleasant experience. The career person is allowed the luxury to relax bit and enjoy playing the part of the elder statements. ठीक है, जो आपका लेट करियर होता है वहां पे आपको लगता है कि ठीक है जो करना चाहता था मैंने कर लिया. ठीक है, आपका जो फेज है अब वहां पे आपको एंजॉय करने की जरूरत है, वो आपका लेट करियर होता है. आपको लगता है कि एक टाइम पे क्योंकि मैंने इतना टाइम कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट में जॉब की है तो गवर्नमेंट जॉब में या फिर किसी भी जॉब में हैं आप, तो आपने एक अपनी लाइफ का कहते हैं कि 1/3 हिस्सा दे दिया करियर में. अब आपको लगता है कि इस फेज में मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए. ठीक है, उस सुकून को पाने के लिए वो क्या करता है, ठीक है अब जितना हो गया लाइफ में, अब थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए. सो दैट फेज इज करियर पर्सन इज अलाउड टू लग्जरी टू रिलैक्स बिट एंड एंजॉय प्लेइंग द पार्ट ऑफ एल्डर स्टेट्समैन. ठीक है, सो दैट फेज इज लाइक आफ्टर द 40 यू कैन से, राइट. सो जहाँ पे एक रिटायरमेंट की एज आ जाती है ऑलमोस्ट, और जो भी करियर में उन्होंने मेहनत की है, जो चॉइसेस थी वो उन्होंने कर लिया. ठीक है, एक ग्रोथ भी ले ली. ठीक है, अब अच्छी खासी अर्निंग भी है, लाइफ सेटिस्फाइड है, सब कुछ लाइफ में हो गया, फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, करियर हो गया, सब कुछ है. तो अब उनको लगता है कि थोड़ा सा हैप्पी रहने की जरूरत है. ठीक है, एक आराम की जिंदगी जीने की जरूरत है. दैट इज द लेट करियर. नाउ व्हाट इज द डिक्लाइन फेज? एट दिस स्टेज इंडिविजुअल इज फोर्स्ड टू स्टेप आउट ऑफ द limelight and give up a major component of his identity. Ironically, it is probably the hardest or toughest time for those who had been high achievers in earlier stages, and a pleasant time for those who were mediocre in earlier stage. High achievers at this stage are teased by inactivity and non-creativity, while the frustration of the mediocre that have been associated with the work will be left behind. So इस स्टेज में क्या होता है कि जब एक टाइम हुआ करता था कि आप बहुत ही एक्टिव रहा करते थे, राइट, आप प्रोडक्टिव हुआ करते थे. ठीक है, गुड अचीवर्स रहा करते थे, हाई अचीवर्स रहा करते थे. बट अब ये फेज आ गया है कि वो सारी चीजों से आप कट रहे हैं. ठीक है, आप उतना अब नहीं कर पा रहे हैं. दिस इज द डिक्लाइन फेज, राइट. सो विल सी नेक्स्ट.
जहाँ पे आप लाइमलाइट से बाहर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप कर रहे होते हैं तो आपका नाम होता है, ये पर्सन इसलिए जाना जाता है, ठीक है। जब आप उस चीज से थोड़ा सा लगता है कि वो चीजें अब नहीं कर पा रहे हैं, राइट, जो आपका अचीवमेंट का जो टाइम था वो अब निकल चुका है, वहां पे अब अचीवमेंट का जो लेवल है डाउन हो चुका है, तो वो लाइमलाइट से एक तरह से बाहर हो जाते हैं। दिस इज द डिक्लाइन फेज, ठीक है। अब बात करेंगे करियर प्लानिंग की। सो व्हाट इज द करियर प्लानिंग? करियर प्लानिंग इज द प्रोसेस बाय विच वन फिक्सेस career goals and lays down the path of these goals. Its purpose is to provide continuity, order, and meaning to a person's life. But from the organizational point of view, career planning means helping the employees to plan their careers in terms of their capacities within the context of organization's need. This is the career planning. The main characteristic of career planning are as follows. Career planning is the purpose of developing human resource. ठीक है, जब करियर प्लानिंग की बात की जाएगी तो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जहां पे आप हायरिंग की बात करेंगे, ठीक है, करियर डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द करियर प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस. It is not an end in itself but a means of managing people to obtain optimum results. So यहाँ पे क्या बात की जा रही है, करियर प्लानिंग में क्या होता है कि कोई भी पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, या फिर वो इंडिविजुअल लेवल पे बात करे उसकी, या फिर टीम लेवल की बात करे, तो वहां पे करियर में, अपने जॉब में, विद इन द जॉब, वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, अचीवमेंट की बात करते हैं, अच्छे रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होने की बात करते हैं, तो दैट इज द करियर प्लानिंग, यू कैन से इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट एन इवेंट. सो जो जो करियर प्लानिंग होती है वो डेवलप एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। करियर प्लानिंग में ऐसा नहीं कि आपने आज प्लान किया कि ठीक है मैं आज के करियर में, आज मैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे हूँ, कल मैं अच्छा काम करके कल मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना चाहता हूँ, और परसों और अच्छा काम करूंगा तो मुझे मैनेजर की पोस्ट दे दी जा सकती है, टीम लीड कर सकता हूँ। तो ये जो प्लानिंग होती है लाइफ में आगे बढ़ती रहती है। अगर पर्सन सीनियर मैनेजर बन गया, फिर उसको लगता है कि वो हेड बन जाए, फिर वो ब्रांच का हेड बने, फिर वो एरिया का बन जाए, तो इस तरह से क्या होता है कि डेवलपमेंट चलता रहता है, ठीक है, थिंग्स आर गोज ऑन। सो जो प्लानिंग होती है, करियर की प्लानिंग ले लो या किसी भी तरह की प्लानिंग ले लो, वो कंटिन्यूअस इन नेचर होती है। उसमें ऐसा नहीं कि आज जो प्लान किया वो आपने कर दिखाया, उसके बाद आपका ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप रोक देते हैं प्लानिंग तो इसका मतलब आपका ग्रोथ भी रुक गया है, ठीक है। सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर. फोर्थ वन देखेंगे, द बेसिक एम ऑफ करियर प्लानिंग इज इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स. सो यहाँ पे जो बेसिक मेन एम क्या होता है करियर प्लानिंग का, कि जो इंटीग्रेशन होता है, जो मिलाना होता है, मिलाने की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को, ठीक है, मैच करना होता है, ठीक है, कि क्या इंडिविजुअल की नीड्स है, क्या ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स है. दिस इज द करियर प्लानिंग. करियर प्लानिंग के थ्रू ही आप डिसाइड करते हैं कि ठीक है इंडिविजुअल की क्या नीड है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड्स है, एक दूसरे को कैसे, एक दूसरे के नीड्स को वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं. जैसे हम अगर बात करें, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी इंडिविजुअल काम अच्छा करता है, आउटपुट अच्छा लेके आता है, तो उसका बेनिफिट उस इंडिविजुअल को तो होता ही है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है, क्योंकि काम तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही कर रहे हैं, राइट. अगर इंप्लॉयज अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा आउटपुट लेके आ रहे हैं, प्रोडक्टिव हैं, सर्विसेज अच्छे दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, उसकी सर्विसेज भी तो गुड होंगी, अच्छी होंगी. सो एक दूसरे के लिए ये बने होते हैं, ठीक है, कि क्या ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स हैं और क्या इंडिविजुअल की नीड्स हैं, दोनों भी ही फुलफिल होनी चाहिए. अगर आप बात करते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तभी इंप्लॉयज ग्रो करेंगे, और जहां पे इंप्लॉयज अच्छा करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी. सो दे आर they try to match them, they try to integrate them, and they try to within the career planning, they try to integrate the needs of the individual and organization, right. So I think I should wind up the session here. From the next session I'll take this topic, need and objectives of career planning. नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं, नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करियर प्लानिंग, द प्रोसेस ऑफ करियर प्लानिंग, बेनिफिट्स ऑफ करियर प्लानिंग, प्रॉब्लम इन करियर प्लानिंग, ठीक है. ये टॉपिक्स मैं नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी. तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए.
मेरे साथ जुड़े रहिए। और अभी तक आपने जो भी वीडियोस, जो भी सेशंस, जो सेशंस जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, इफेक्टिव होने वाले हैं, वो अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।